हेलो फ्रेंड्स, वेलकम स्टडी विद रोशन गुप्ता। और आज हम लोग हिंदी के एक चैप्टर का एमसीक्यू करने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत जो चैप्टर, इसके जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं विद समरी मैं आज आपको कराने वाला हूँ। इस चैप्टर को लिखा है राम वृक्ष बेनीपुरी ने। एक्चुअल में जो राम वृक्ष बेनीपुरी है वो बेनीपुरी गांव में ही पैदा हुए थे, इसलिए उनका नाम के आगे उन्होंने बेनीपुरी लगा लिया। तो उनका एक्चुअल नाम राम वृक्ष ही है, उसके साथ गांव का नाम वो बेनीपुरी ऐड कर लेते हैं। तो जो राम वृक्ष बेनीपुरी बाल गोविंद भगत के बारे में बताते हैं, तो हल्का सा सुनिए कि बाल गोविंद भगत थे कैसे। तो बाल गोविंद भगत की जो उम्र थी वो लगभग 60 वर्ष से ज्यादा हो चुकी थी, और उनकी दाढ़ी पक चुकी थी, बाल सारे सफेद हो चुके थे, और उनका जो कद था वो मझला था, और वो अपने हाथ में एक खजड़ी लेकर बजाते थे। ठीक है, बजाने का एक इंस्ट्रूमेंट होता है खजड़ी, उसे लेकर बजाते थे और बहुत ही प्यारे प्यारे गाने गाते थे। और वो किसको फॉलो करते थे? तो वो कबीर दास को फॉलो करते थे, कबीर पंथी फॉलो करते थे। कबीर पंथी टोपी पहनते थे, और जो भी अनाज उगाते थे वो कबीर पंथी मठ पर जाके कुछ उसका हिस्सा दान भी करते थे। तो कुल मिला के जो बाल गोविंद भगत है वो किसको फॉलो करते थे? कबीर दास को फॉलो करते थे, और उन्हीं की टोपी पहनते थे। और यहाँ तक कि वो कबीर दास को साहब कहते थे। क्या कहते थे? साहब कहते थे। तो ऐसे ही वो क्या करते थे कि हर सुबह ऐसे ही भोर में जग जाते थे, सूरज उगने से पहले जग जाते थे, जाके गंगा स्नान करके आते थे। जहां भी नियर बाई नदी है तो वहां नहा कर आते थे। उसके बाद आके एक तालाब के किनारे बैठकर टीले पर सुबह का गाना गाते थे, मतलब खजरी लेकर वो कभी भी गाना चालू कर देते। दिन भर खेती बाड़ी करते थे। खेती बाड़ी में जब रोपनी करते थे, रोपनी मतलब होती धान की खेती, धान की खेती करते थे, उस वक्त भी वो बहुत प्यारे प्यारे गाने गाते रहते थे, और पूरे गाँव में वो इसके लिए ही फेमस थे। जब शाम होती, गर्मियों की शाम होती, तो उसमें अपने आंगन में ही वो भीड़ इकट्ठी कर लेते और भजन कीर्तन करते, जिससे कि वो शाम को कैसे कर देते? शीतल कर देते थे। उनका एक बेटा था जो कि मानसिक रूप से कमजोर था, लेकिन जो उनकी बहू थी वो बहुत ही ज्यादा क्या थी? सुशील और समझदार थी, जिसने घर को संभाल रखा था। लेकिन कुछ दिन बाद क्या होता है कि जो उनके बेटे की मृत्यु हो जाती है, और बेटे की मृत्यु होने के बाद जो कवि ये थे बाल गोविंद भगत, इनका विचार बहुत अच्छा था। तो ये क्या करते थे कि ये जो रूढ़िवादी परंपराएं होती है, जो पुरानी परंपराएं होती थी, उसको नहीं मानते थे। तो अपने बेटे की जो मुख अग्नि, जो आग है, वो भी अपने बहू के हाथ से दिलवाते हैं, जो कि मान्यता नहीं है, बट उन्होंने दिलवाया, जो कि बहुत अच्छी बात है। उन्होंने अपने बहू के हाथों से आग दिलवाते हैं। उसके साथ साथ कुछ दिन बाद ही, जैसी श्राद्ध कंप्लीट होता है, अपने बहू के भाई को बुलाते हैं और कहते हैं कि अपने बहू का पूर्ण विवाह करवाएंगे, मतलब दोबारा से शादी करवाएंगे इसकी, है ना। और उनकी बहू मना करती है कि अगर मैं चली जाऊंगी तो इनका ख्याल कौन रखेगा। लेकिन फिर भी जो बाल गोविंद भगत है वो उसकी क्या करवाते हैं? पूर्ण विवाह, यानी कि दोबारा शादी करवा देते हैं। उसके बाद एक उनकी और परंपरा होती है ना। वो क्या करती है कि हर साल 30 कोस दूर चलकर गंगा स्नान के लिए जाते हैं, और वहां से क्या करते हैं कि 4-5 दिन आने जाने में लगता है। और उस टाइम पर वो क्या रहते हैं कि पूरे टाइम पर भूखे रहते हैं, है ना। वो भिक्षा उक्षा कुछ नहीं मांगते, पूरे टाइम वो पूरे ट्रैवल में क्या रहते हैं? भूखे रहते हैं, और 4-5 दिन का ट्रैवल करके वहां से नहा धो के आते हैं। तो और एक बार जब वो जा रहे होते थे, जब वहां से वापस आते हैं, तो उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, और बीमारी के कारण उनकी क्या हो जाती है? मौत हो जाती है। तो उस रात क्या होता है कि उनके घर से गाने की आवाज नहीं आती, तो पूरे गांव वाले इकट्ठे हो जाते हैं कि भाई गाने की आवाज आज नहीं आ रही, डेली तो गाने की आवाज आती है। तो जब देखते हैं तो वहां पर क्या होता है कि बाल गोविंद भगत क्या होते हैं? मृत पड़े रहते हैं। तो इस तरीके से पूरी स्टोरी चलती है। तो आओ चलते हैं। बाल गोविंद भगत आत्मा और परमात्मा के बीच कौन सा संबंध मानते थे? तो बाल गोविंद भगत आत्मा और परमात्मा के बीच प्रेमी और प्रेमिका का संबंध मानते थे। यहाँ तक कि जब उनकी बेटी की मृत्यु हुई थी, तो वो दुखी नहीं थे, और सबको कहते थे कि दुखी होने का वक्त नहीं है, तो खुशी का वक्त है कि आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेटे की मृत्यु के पश्चात बाल गोविंद भगत की आखिरी दलील क्या थी? पतोहू का पुनर्विवाह करना, पतोहू को शिक्षा दिलवाना, पतोहू को घर से निकालना, या पतोहू से घृणा करना। तो मैंने अभी भी आपको बताया, वो क्या चाहते थे कि उनके जो पतोहू है उसका पूर्ण विवाह, यानी कि दोबारा से शादी कराई जाए। तो इसका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, बाल गोविंद भगत की मृत्यु का कारण क्या था? दुर्घटना में मरे थे, बीमारी से मरे थे, भूख से मरे थे, या बेटे की मृत्यु की चिंता से मरे थे? बेटे की मृत्यु का तो कहते हैं कि खुशी की बात है कि आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया। तो वो किस कारण से मरे थे? बीमारी के कारण। जब वो 30 कोस वापस लौटते हैं इस गंगा स्नान के बाद, तो उनकी तबीयत खराब हो जाती है और उनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत के गांव के लोगों का मुख्य धंधा क्या था? तो भी गांव के लोग थे, तो मेन उनका धंधा क्या था? खेती बाड़ी करना। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, खेती बाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत जो है शीर्षक पाठ के लेखक का क्या नाम था? लेखक का क्या नाम था? यशपाल, सर्वेश्वर दलाल सक्सेना,
राम वृक्ष बेनीपुरी या स्वयं प्रकाश? तो क्या हो जाएगा राम वृक्ष बेनीपुरी। बाकी इससे पहले नेताजी का जो चश्मा था उस चैप्टर को भी मैंने कंप्लीट ऐसे ही एमसीक्यू करा दिया है, तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका बाल गोविंद भगत की आयु कितनी थी? 50 वर्ष, 60 वर्ष से अधिक, 70 वर्ष या 80 वर्ष? तो क्या होगा इसका 60 वर्ष से अधिक थी उनकी उम्र। बाल गोविंद भगत की टोपी कैसी थी? तो किसको फॉलो करते थे? सूरदास जैसी, जैन मुनियों जैसी, कबीर पंथियों जैसी या गांधी की टोपी जैसी? मैंने समरी में बताया किसकी जैसी थी, कबीर पंथियों जैसी। मैंने जो समरी बता दी ना उससे अब आप सारे क्वेश्चंस कर लोगे। अगला क्वेश्चन है बाल गोविंद कबीर को क्या मानते थे? साहब मानते थे, गुरु मानते थे, शिष्य मानते थे या मित्र मानते थे? क्या मानते थे? साहब मानते थे। क्या मानते थे? साहब। नेक्स्ट है आपका बाल गोविंद भगत किसके आदर्शों पे चलते थे? अरे भैया भगत जो बाल गोविंद भगत थे वो सूरदास के करते थे, तुलसीदास, कबीरदास या मीराबाई? तो कबीरदास के उस पे। अगला है आपका बाल गोविंद भगत अपनी फसल को पहले कहाँ ले जाते थे? मैंने आपको बताया था वो जो भी उगाते थे पहले कुछ वो जो कबीरपंथी मठ थे जहां पे वो होते कुछ हिस्सा वहीं पर ले जाकर क्या कर देते थे? दान करते थे। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कबीरपंथी मठ में। लेखक बाल गोविंद भगत की किस विशेषता पर अत्यधिक मुग्ध हो गए? जो लेखक थे, लेखक कौन थे? रामवृक्ष बेनीपुरी। वो जो हमारे भगत थे बाल गोविंद भगत, उसकी किस बात पर अति मुग्ध, किस बात से मतलब खुश हो गए? तो पहनावे पर, भोजन पर, व्यवहार पर या मधुर गान पर? तो क्या हो जाएगा आपका मधुर ज्ञान पर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है आपका लेखक ने रोपनी किसे कहा? रोपण को, धान की रोपाई को, धान की कटाई को, धान की खेती को? तो बेटा धान की रोपाई को ही रोपनी कहा जाता है। धान की रोपाई को क्या कहा जाता है? रोपनी। अगला है बाल गोविंद भगत खेत में क्या करते थे? केवल गीत गाते थे, खेत की मेड़ पर बैठते थे, धान के पौधे लगाते थे, उपदेश देते थे? तो भाई वो उपदेश नहीं, उनका पहनावा जैसा बेशक साधु जैसा था, बट वो क्या करते थे? धान के पौधे रोपनी करते थे और उसी वक्त मधुर मधुर गाने गाते थे। और वो अपने गले में तुलसी की माला पहनते थे। किसकी माला पहनते थे? तुलसी की माला। और खजड़ी बजाते थे। अगला है आपका बाल गोविंद भगत के संगीत को लेखक ने क्या कहा? बीन, लहर, उपदेश या जादू? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जादू। नेक्स्ट है आपका बाल गोविंद भगत के गीतों में कौन सा भाव व्यक्त होता है? श्रृंगार, विरह, ईश्वर भक्ति का भाव या वैराग्य का भाव? तो हमेशा कैसा करते थे? ईश्वर की भक्ति करते थे। किसकी भक्ति? ईश्वर की भक्ति। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है आपका तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। ये गाना गाते थे वो, तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। इस स्टोरी में मुसाफिर किसे कहा गया है? इस लाइन में मुसाफिर किसे कहा गया है? तो मुसाफिर हम मनुष्य को कहा गया है कि हम लोग इस जिंदगी में क्या है? मुसाफिर की तरह है। और यहाँ पे मनुष्य को क्या कहा गया? मुसाफिर। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कार्तिक मास आने पर बाल गोविंद भगत क्या करते थे? तो वो प्रातः फेरी चालू कर देते थे। सुबह सुबह क्या करते थे? प्रातः फेरी, टहल टहल गाने गाना चालू कर देते थे। ठीक है। कार्तिक मास वो वाला मास होता है आपका, क्या नाम है? दीपावली वाला जो महीना होता है उसे ही कार्तिक मास कहा जाता है। लेखक ने लोही किसे कहा? लोही। तो लेखक ने लोही किसे कहा? लोही कहा उन्होंने प्रातः काल की लालिमा को। जो सुबह सुबह की लालिमा होती है, जब सुबह होती है तो देखो आसमान थोड़ा सा लाल हो जाता है, सूरज भी लाल होता है, तो उसे उन्होंने क्या कहा? लोही। अगला है बाल गोविंद भगत किसे निगरानी और मोहब्बत के ज्यादा हकदार मानते थे? तो वो कमजोर व्यक्तियों को इसके ज्यादा हकदार मानते थे। आज इस वीडियो में बाल गोविंद भगत के बारे में इतना ही। होप आप इन सारी से आपके पेपर की प्रिपरेशन और ज्यादा तगड़ी हो जाएगी, बूस्ट हो जाएगी। बाकी एक बार अगर आपको और ज्यादा अच्छे से करना है तो आप खुद एनसीईआरटी बुक को एक बार स्टोरी को रीड करेंगे। क्वेश्चन आंसर नहीं, जितना मैंने बताया उतना सुन लिया। आप एक बार क्या करोगे? एनसीईआरटी उठाओगे और रीड कर लोगे, तो इससे क्या होगा? आपका एकदम फिक्स हो जाएगा चैप्टर से, आप एक भी क्वेश्चन आप छोड़ के नहीं आओगे। बाकी और भी चैप्टर्स करा रखे हैं, मैथ्स, एसएसटी, हिंदी भी चालू कर दी है अब तो अब आपको सारी वीडियोस ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, है ना? डिस्क्रिप्शन में चैनल में प्लेलिस्ट पे चले जाओगे, प्लेलिस्ट बनी हुई है लाइन से। और बाकी डेली एमसीक्यू के वो आते हैं, क्या कहते हैं उसे, क्या कहते हैं? क्विज। एमसीक्यू क्विजेस आती है जो नीचे उधर जाओगे कम्युनिटी में, चैनल खोलोगे, नीचे वीडियो, फिर प्लेलिस्ट, फिर एक कम्युनिटी आएगा। तो कम्युनिटी वाले में देखना कई सारे क्वेश्चंस के क्विज होते हैं जो कि क्लास 10th की है, तो आप सारे जाके लगा सकते हो क्विजेस। मिलते हैं न्यू वीडियो में कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। जब तक आपको कोई भी डाउट हो तो इस इंस्टाग्राम पे आप क्या कर सकते हो? मुझसे पूछ सकते हो, रोशन गुप्ता 1804। बाकी अगर और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो फेसबुक पेज पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, स्टडी विद रोशन गुप्ता। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। जब तक